साडा हक नबीनों की मजबूरी है, नौकरी जरूरी है। गुज़श्ता 11 साल से एक ही मुतालबा लेकर आ रहे हैं, आइज़त बावकार मुस्तकिल रोजगार दिया जाए। मिनिस्टर सोहेल शौकत भट्ट साहब ने हमारे साथ वादे वईद किए, तसल्ली दिलाई। हम पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। 12,000 एड दे रहे हैं और हम एड तो इसलिए लें कि हम नाकारा हों। एमफिल पढ़े लोग बैगर ना बने। 12 करोड़ पंजाब की आवाम है, टैक्स के तो थ्रू हमें अकोमोडेट कर दें। बिल्कुल कोई राब्ता नहीं किया, कोई टेबल टॉक नहीं की। सेक्रेटरी साहब तो हमें पहले मुंह नहीं लगाते, मिनिस्टर साहब हमें प्यार करते हैं। दावे के दावे, बातें की बातें, धरी के धरी रहेगी। अब ऐसे नहीं जाएंगे बगैर रोजगार लिए। 12,000 रुपया इन्होंने जो दिया उससे तो हमारे यूटिलिटी बिल पे नहीं होते। देखिए मैं मर रहा हूँ इधर, क्या करूँ, सख्त बातें ना क्या करूँ। मैं कहता हूँ सोहेल शौकत भट्ट साहब ने अगर बात की है 30,000 मेरे से ले ले, अपनी सीट हमें दे दे। माजूर जरूर हैं लेकिन हम भिखारी नहीं है। जब उस्मा बुखारी साहबा की तनख्वाह 90,000 थी, 3 लाख की गई। 12,000 में गुजारा होगा, हमारे बच्चे हैं, हम किसको कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ और आज तकरीबन 8 दिन गुजर चुके हैं। नाबीना अफराद जो हैं वो अभी भी सरापा एहतजाज हैं। ऐसा ही होता है कि हमारे मुल्क में जब भी किसी मुआशरे की, किसी गिरोह की बात नहीं सुनी जाती तो लोग मजबूर हो जाते हैं सड़क ब्लॉक करने पर, सरापा एहतजाज होने पर और धरना देने पर, क्योंकि शायद कानूनी निज़ाम एक तरीके से ना होने के बराबर है। इनको इनका हक नहीं दिया जा रहा। इनके जायज़ क्या मुतालबात हैं, किस लिए ये लोग सरापा एहतजाज हैं, हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद समी हूँ, प्रेसिडेंट पंजाब ब्लाइंड डेली वेजर्स यूनियन। भाई, आप लोग तकरीबन 8 दिन से यहाँ पर सरापा एहतजाज है, हमने देखा रोड पर आप लोग बैठे हुए हैं, दिन रात जो है यहीं गुजार रहे हैं। क्यों, क्या वजह है, क्यों सरापा एहतजाज है? मैम, हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम मरीम नवाज़ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सामने गुज़श्ता 11 साल से एक ही मुतालबा लेकर आ रहे हैं कि हमें 11 सालों से बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए। हमें हमारी तालीमी काबिलियत, हुनर की सलाहियत और तजर्बे की बुनियाद पर हमारी 1% कोटा के तहत जो तमाम तर 44 डिपार्टमेंट्स में 3000 प्लस 1 to 15 स्केल की सीट्स बनती हैं, वो ओनली फॉर VI के तहत मुश्तहर करें ताकि हम भी बरसरे रोज़गार हो सकें। एहतजाज, धरना, प्रोटेस्ट ये महज़िम माशरों की इलामात नहीं होती। और मैडम मरीम नवाज़ साहिबा जो तमाम तर लोगों के लिए खसूसी निगहदाश्त, निगहबानी कर रही हैं, हम भी चाहते हैं कि मैडम मरीम नवाज़ साहिबा जो अपना टाइम है उसमें से 20%, 10% भी अगर हमें दे दें तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। हमारा जो प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन है वो डेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहा है, तो इसको कोई हाई अथॉरिटी ही सॉल्व कर सकती है, जिसके लिए मैडम मरीम नवाज़ साहिबा के पास हम जब से हुकूमत आई है 2023 में 2 बार आए, 2024 में 2 बार आए और 2025 में अब हम दोबारा से आए हैं। लेकिन हमारे साथ मुज़ाकरात मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट साहब करते हैं। उनके कहने पे हम 6 बार वापस जा चुके हैं। अब हमने तहैया किया है कि हम अपना जो नुकाती जो एजेंडा है, बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार, इज़्ज़तदार, खुद मुख्तार हल के बगैर हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो बेरोज़गारी का या रोज़गार से मुतल्लिक़ा मसला है ये कौमी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है, UNCRPD और PCRDP के अकॉर्डिंगली है और तमाम तर बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है और तमाम तर जो हमारे मामलात हैं, हम कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं मांग रहे। आपने कहा कि इससे पहले भी मुज़ाकरात होते थे और आप लोग वापस चले जाते थे, क्या मुज़ाकरात तय पाया जाता था या क्या कहा जाता था? आपको कौन सा दिलासा दिया जाता था जो आप लोग अपने घरों को वापस लौट जाया करते थे? मैम, 23 सितंबर 2024 से लेकर 9 अक्टूबर 2024 तक हम 17 दिन मैडम मरीम नवाज़ साहिबा के घर के बाहर बैठे रहे और किसी ने हमारी दादरसी नहीं की, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मिनिस्टर सोहेल शौकत भट्ट साहब ने हमारे साथ वादे वईद किए, हमें दिलासा दिलाया, तसल्ली दिलाई कि आपके अगर 3 दिसंबर तक मामलात हल ना हों तो आप इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे के मौका पर दोबारा एहतजाज पे आ सकते हैं। हमने 1 साल तक का इंतज़ार किया, आज 3 दिसंबर 2025 आने को है, लेकिन हमारी दादरसी तो क्या, हमारी दोबारा से कोई बात ही नहीं सुनी गई। हमें उल्टा ये कहते हैं कि आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर चूँकि आपका फिट टू वर्क लिखा हुआ है, यानी आप काम कर सकते हैं, लेकिन हमने काम आपसे नहीं लेना। आपको हम 12,000 की माली इमदाद देंगे और आपके तजर्बे, आपकी सलाहियत और आपकी तालीम को घर बैठे जंग लगवाएंगे। ये क्या मुहज़्ज़िम माशरों में होता है? हम पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम
तरीके से इस कौम का सहारा बने, इस कौम के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। हम अपने हाथों से कमा कर खाना चाहते हैं। अमाउंट बताइए, 12,000 कुछ आप लोगों को दिए जाएंगे घर बैठे? हाँ, घर बैठे दिए जाएंगे। हम कहते हैं कि हम कमा कर खाना चाहते हैं। ये आपकी एजुकेशन पूछ सकते हैं? जी मैम, मैं MPhil फिनिश होने वाला, मैंने BEd ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन किया है और मेरी 16 साल तालीम मुकम्मल है। मैंने ये तालीम इस वजह से हासिल नहीं की थी कि मैं इमदाद हासिल करूँ। बिल्कुल, घर बैठ के 12,000 वो भी आप लें? जी जी। तो क्या आपके मुतालबात हैं? मैं कि आप लोगों को परमानेंट जॉब दी जाए? जी, मुस्तकिल बुनियादों पर हमारे साथ हमें भर्ती किया जाए। एक आम ब्लाइंड बंदा अगर 16 ईयर एजुकेशन हासिल कर चुका है तो उसे अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसको आम आदमी कैसे एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्टेंस का लेवल ऊपर से ठीक होगा तो नीचे लोग हमें इज्जत देंगे, लोग हमें इज्जत की निगाह से, कदर की निगाह से देखेंगे। अगर हम 12,000 इमदाद लेंगे तो हम अपने दुकानदार को, अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? इससे बेहतर ये है कि हम ऐसी माल रोड पे हम कासा लेकर खड़े हो जाएं तो 12,000 से ज़्यादा तो हम आम आवाम हमें दे सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके साथ भी एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़ारान है, सरगोदा से मैं आया हूँ और MA स्पेशल एजुकेशन में ही तालीम है। सर, ये पूरे पंजाब से लोग इकट्ठे हैं फिलहाल इस वक्त, है ना? ऐसे ही है। ऐसे ही है, ठीक है। क्या कहा गया था आज से, जब आप लोग सरापा एहतजाज हुए, आप लोगों को दिलासे दिए गए और अब ये कहा गया कि जी 12,000 लेके आप लोगों को घरों पे इमदाद दे दी जाएगी? मतलब तालीम की कोई वैल्यू नहीं रही, पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं रही? सबसे पहले तो ये बात है कि 12,000 एड दे रहे हैं और हम एड तो इसलिए लें कि हम नाकारा हों, लेकिन हमें नाकारा बनाया जा रहा है। हम हैं नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी एजुकेशन के मुताबिक हमें अकोमोडेट करें, हमें जॉब्स दें और हमारी सीट्स भी वेकेंट हैं। अगर तो सीट्स ना हो, क्रिएट करनी हो तो फिर तो गवर्नमेंट के लिए इशू हो। हमारी वेकेंट सीट्स पड़ी हुई हैं और हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट करें और हमें हमारी वो सीट एडवर्टाइज़ करके हमें बरसरे रोज़गार करें, बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार दें ताकि हमारे MA पढ़े लोग, MPhil पढ़े लोग बैगर ना बने। हम बैगर नहीं बनना चाहते, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक ब्लाइंड बंदे को अगर आप जॉब नहीं देंगे उसकी एजुकेशन मुकम्मल होने के बाद भी तो वो क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे जब गवर्नमेंट लेवल पर नकारा बना दिया जा रहा है आप लोगों को, हालांकि है नहीं है, आप में हर एक चीज़ की एबिलिटी है, MPhil किया हुआ है आप सबने, एक पढ़े लिखा मुआशरा है आपका भी, तो फिर ये क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? ये तो वाकई अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल देने वाली बात है। देखिए मैम, हमने बचपन से एक बात सुनी है और पढ़ी है कि रियासत जो होती है वो माँ होती है। रियासत के लिए तमाम बच्चे, उसके माँ के बच्चे जिस तरह होते हैं, तमाम बच्चे उसके लिए बराबर होते हैं। लेकिन हमें अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमें शायद रियासत अपना बच्चा नहीं समझती। अगर हमें ये अपना बच्चा समझती होती तो माँ तो कभी बच्चों के साथ इस तरह का सलूक नहीं करती कि एक बच्चे को अजीज रखा जाए और एक बच्चे को फेंक दिया जाए। हमें बिल्कुल इग्नोर आपके साथ हो रहा है और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें इग्नोर ना किया जाए। हम अगर जॉब नहीं मांगेंगे तो एक ब्लाइंड बंदा और क्या करेगा? अगर आपसे गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो क्या नॉर्मल जहाँ पे भी हम जाएंगे क्या आम बंदा हमें एक्सेप्ट करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब CM साहब और 8 दिन से हम रात दिन यहाँ पे मौजूद हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। खुद से हम खाना खा रहे हैं, खुद से हम सब कुछ कर रहे हैं। ठठरती रातों में हम सर्दी में रातें गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दाद रसी के लिए नहीं आ रहे। तो इन लोगों ने क्या करना है? मुझे अफसोस होता है कि ये अब MPhil पढ़े लोग अगर कल बैगर बनेंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे ही है, जुर्म बढ़ता है। एग्जैक्टली जुर्म बढ़ता है। और मैम, मैं एक बात आप कंक्लूड कर दूं इसको कि हमारा जो अगर 1500 डेली वेजर्स को 60,000 रुपया माहाना तनख्वाह दी जाए और इनको एज़ वर्क चार्ज कर दिया जाए, मुस्तकिल बुनियादों पर के ताहयात या एज़ वर्क चार्ज रहेंगे, ये एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाए तो 1 अरब 8 करोड़ रुपया आता है सालाना बस। तो हमें अरबों खरबों के मैडम मरियम नवाज साहिबा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है और उनकी निगरानी निगहदाश्त कर रही है। तो 1 अरब 8 करोड़ रुपया अगर हमारे लिए 12 करोड़ पंजाब की आवाम है, वो 1 रुपया भी नहीं आता पूरी आवाम को, टैक्स के थ्रू हमें अकोमोडेट कर दें, हमारा डिसबिलिटी टैक्स लगा दें, चलें जी हमें 1500 को इमदाद जो बरसरे रोज़गार करना है, हमारे पास कौमी बजट नहीं है तो हमारा 1 अरब 8 रुपया जो एक दिन का टैक्स है, 1 रुपया अगर 12 करोड़ आवाम से लें
तो ये जो हमारा मसला जो है, एक माह में हमारा इतना बजट जनरेट हो जाएगा कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर भी बोझ नहीं बढ़ना पड़ेगा और आवाम खुशी खुशी देगी। सही है। अब तक सर जी जी मैडम हमें ये कहा जा रहा है कि आप 12,000 में अपनी बीवी भी पालें, बच्चे भी पालें और तमाम ख़ानदान करें। और अब मुझे सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा यहाँ आके ये कह दे कि 1,12,000 में वो अगर अपना घर चला सकता है तो मैं 12,000 लेने के लिए तैयार हूँ। 12,000 रुपये में कैसे कोई घर चला सकता है? खाली लोगों के बिल भाई 22 हज़ार आए हैं, 25 बिल सिर्फ पंखे लगे हुए हैं और 20 हज़ार बिल आ जाते हैं जस्ट पंखा चलने पे। और मुझे ये बताएं कि 12,000 रुपये में हम कैसे ख़ानदान पालेंगे? हमें एड्स दी जा रही हैं, हम एड्स नहीं ऐड चाहते हैं। सही कह रहे हैं, सही है जी, सही है। आपके साथ भी एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। 8 रोज़ हो गए हैं, अभी भी आप लोगों की हिम्मत जो है वैसी की वैसी कायम है। आप लोग वापस जाने के लिए तैयार नहीं है जब तक आपके जायज़ मुतालबात को सुन नहीं लिया जाता या फिर मान नहीं लिया जाता। क्या कहना चाहेंगे? मैम तभी बंदा इतना मजबूत हो पाता है जब वो हक पे खड़ा होता है, जब वो अपने हकूक़ के लिए खड़ा होता है। जब वो किसी ज़ाती मकसद के लिए या किसी के कहने पे खड़ा हो ना, तो वो इतनी देर नहीं खड़ा हो सकता। आप देखें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का कितना ख़राब है। उस माहौल में यहाँ रातें भी बसर हो रही हैं, यहाँ दिन भी बसर हो रहे हैं। हम किसी से पैसे नहीं लेते, यहाँ पे खाना भी अपना अफोर्ड करते हैं, चाहे हम उधार लेके आए हुए हैं। इस वक्त सैलरियाँ नहीं मिल रही, जो हमने जॉब कर ली है ना, चाहे वो हमें जिस तरह से भी इन्होंने दे दी डेली वेजेस, उसकी भी सैलरियाँ नहीं दे रहे। आप यकीन माने 12,000 तो हमारी तज़हीक की जा रही है, जानबूझ के हमें डिमोटिवेट किया जा रहा है, हमें मायूस किया जा रहा है ताकि हम पढ़ना छोड़ दें, ताकि हम कुछ मांगना छोड़ दें, ताकि हम कासा पकड़ें और यहाँ बैठ के कुछ मांगें। यकीन माने ये हमसाया मुल्क है हमारा इंडिया, हम उसे दुश्मन मुल्क भी कहते हैं, यकीनी बात है भी। वो हम पे हमले करते हैं, हम पे गलत इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव देखें ना लोगों के, तो ना होने के बराबर हैं। हम जैसे VI जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सनस हैं, उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव ना होने के बराबर हैं। और इसी तरह अदर कंट्रीज़ में भी आप दूर ना जाए ना। मैं इसीलिए इंडिया का मैंने हवाला दिया कि अब हम उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। मेरे सैकड़ों लोगों से इंडिया में बात होती है, वो हमसे पूछते हैं आपको क्या सहूलियत दी जाती है, मैं चुप हो जाता हूँ। क्यों? मुझे तो मेरी जॉब नहीं मिली, मुझे बाकी सहूलियत क्या देनी है? तो कहने का मकसद ये है कि हमें हमारी भी इज़्ज़त बढ़ाई जाए, हमें भी इज़्ज़त दी जाए और हमारी वजह से आपकी भी इज़्ज़त भी होगी। भाई इससे पहले आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे? मैम मैं प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ में एज अ डेली वेजर मुझे इन्होंने वहाँ पे रखा हुआ था और अब वहाँ से भी निकाल दिया। कॉन्ट्रैक्ट बेस था 89 डेज़ का डेली वेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जी। उसमें एक छुट्टी भी मतलब अगर लग जाए तो पैसे कट जाते हैं। पैसे कटते हैं? एक छुट्टी की जो वेज बनती है वो कट जाते हैं। मुझे मतलब अब मंथली जो 40,000 का नोटिफिकेशन हुआ था, वो जो मज़दूरों को देते हैं ना, मतलब हम मज़दूर हैं। हाँ जी, मज़दूर कहा था कि कम से कम उजरत जो है वो 40,000 तो वो आपको 12,000 कह रहे हैं कि हम आपको अब 40 पे ले जाकर हमें अब पीछे ला रहे हैं, यानी लोग आगे जाते हैं, ये हमें पीछे ला जी। और मजाक उड़ाया जा रहा है, यकीन माने। सही है। कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे? तादाद आप बता सकते हैं पूरे पंजाब से कितने लोग अभी यहाँ पर आए? 1157 इस वक्त हमारे डेली वेजर मुलाजमीन थे जिनको निकाल दिया गया। मैम वो तनख्वाह इस वक्त कमा नहीं रहे हैं। ये जितने सारे खड़े हैं मेरे इर्द गिर्द, ये सब ऑलमोस्ट किसी न किसी से पैसे लेके सिर्फ इसलिए इस उम्मीद पे लेके आ गए कि मरीम नवाज साहिबा अपने आप को हमारी माँ कहती हैं, वो सुन लेंगी। जब हम निकलने लगे थे ना घर से, तो हमें लोग कहते थे आप किस लिए जा रहे हैं? हमने उन्हें बताया कि हम अपने जॉब के हसूल के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने आपको कुछ नहीं देना, लेकिन हम फिर भी आए, उम्मीद थी। लेकिन अब 8 दिन से बैठे हैं, अब क्या आगे मजीद क्या आपको लगता है कि आपकी बात मान ली जाएगी, टेबल टॉक की जाएगी आप लोगों से, कोई हल आपके मसले का निकाला जाएगा? मैम अगर आप तो अब तक के पिछले गुजरे 8 दिन देखें तो ग्राउंड रियलिटीज़ आपको ये बताएगी कि आप यहीं मर जाएंगे भूख से। जब आपके पास खाने के पैसे नहीं रहेंगे तब आप यहाँ पड़े पड़े मर जाएंगे, लेकिन आप वापस जाने के काबिल भी नहीं हैं। तो ये आप देखें ना, मैं सिर्फ बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, ये मुख्तलिफ अजला से, दूर दराज अजला से हमारे दोस्त आए हैं, तो वहाँ से यहाँ तक आए, इंडिपेंडेंट आए हैं, तो ये नकारा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। भाई आप एक दफ़ा हमारे शहरियों को ये बता दें कि आप लोग सब फुली ब्लाइंड हैं या कलर ब्लाइंड है, हाफ ब्लाइंड है? मैम इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अच्छा। जैसे मैं हूँ फुली ब्लाइंड। अच्छा। मुझे अगर जी मुझे B1 कैटेगरी से कहा जा सकता है, जिसको 4 मीटर 5-6 मीटर तक दिख सकता है।
उसको B2 कैटेगरी के 3 मीटर तक उसको B2 कैटेगरी कह दिया जाएगा। जिसको 6 से 8 मीटर्स तक दिख जाएगा उसको B3 कैटेगरीज। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, इसलिए मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि विजन रखने वाले दोस्त हैं, लेकिन हैं ये सारे ब्लाइंड। ऐसा नहीं है कि ये एक साइटेड की तरह लिख पढ़ सकते हैं। सही है, ठीक है। और आप पे क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या क्या काम आप कर सकते हैं, कौन कौन सी सलाहियत है? मैं घर का हर काम कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया ऑपरेट करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे टिकटॉक आईडीज़ हैं। मैं मतलब एक फुली जिस तरह एक साइटेड पर्सन अपने माशरे में जी सकता है, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपनी डिफरेंट एबिलिटीज़ लोगों को दिखाने के लिए इन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं उसी तरह से अपने इन दोस्तों का भी कर रहा हूँ और अपना भी कर रहा हूँ। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि मज़ीद अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती, कोई भी पर्सन आके आप लोगों की बात नहीं सुनता है, कोई टेबल टॉक नहीं करता है, आइंदा का लाहे अमल आपका क्या होने वाला है? फिर आप मज़ीद क्या करेंगे? मैम फिर तो बात वही है कि ये तो हमारा फ़िलहाल चल रहा है ना, ये जो चल रहा है, बस हम यही कह रहे हैं कि वो फिर जो भी प्लान्स हम इख्तियार कर सके वो हम करेंगे। मज़ीद क्या हो सकता है सर? मैं आपसे पूछना चाहूँगी आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? 8 दिन तो आपको गुजर चुके हैं यहाँ पर बैठे। यहाँ पे देखें हम बैठे हुए हैं और जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं हो जाते हम बैठे हैं। अब हमने घरों में भी जाके भूख से मरना है, तो हमारा यही पैगाम है सीएम साहिबा को कि अगर हमारी बात ना सुनी गई, हमारी दाद रसी ना की गई तो हम भूख से यहीं पर जाने देंगे, लेकिन हम अब वापस तब जाएंगे जब हमें रोज़गार मिलेगा, क्योंकि घर जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। वहाँ भी बंद हो के घर में अगर भूख से मरना है तो हम सड़क पे भूख पे मरना पसंद करें। मैम मैं एक और बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। मैं जब एक बार ट्रैवलिंग के लिए मुल्तान से लाहौर आ रहा था तो लारी अड्डे पे एक भिखारी बैठा था। उसने मुझे पूछा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं लाहौर जा रहा हूँ अपने राइट्स के लिए, अपने जॉब के हसूल के लिए, वहाँ मैं अपना हक़ मांगूंगा उनसे। तो कहता कि तनख्वाह कितनी होती है? मैंने उससे कहा कि वो तो ज़ाहिर जो सीट होती है उस हिसाब से जो भी बनती है वो मिलती है। तो कहता फिर भी, मैंने कहा यार हो सकती है 35 से तब की बात है कि 35,000 से स्टार्ट हो सकती है आगे जो जिसका भी। उसने मुझे यकीन माने एक बात की, उसने कहा हमारे साथ बैठ जाओ, आप महीने का 80,000 कमाओगे। तो आप इससे हिसाब लगाएं कि मतलब ये हमें 12,000 देके किस तरह का मजाक उड़ा रहे हैं। हम फिर भी वो 80,000 नहीं ले रहे। हम कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने मुआशरे को बताया है, उनकी सोच को शिकस्त दी है कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट कह रही है नहीं मुआशरा जो सोचता है वो ठीक सोचता है, आप ऐसे ही नकारा हैं, आप निगलेक्टेड लोग हैं। अफसोस की बात है। एक और हमारे साथ भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी स्टडी मैं पूछ सकती हूँ पहले, क्योंकि बात करने से पहले ये ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि शायद नाबीना अफराद जो है उनमें एबिलिटी नहीं होती है पढ़ने लिखने की, आगे बढ़ने की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या क्या आप में सलाहियतें हैं, कैसे आप कितना पढ़े हैं और क्या कहना चाहते हैं? आप मेरी स्टडीज़ से पहले छोटा सा मेरा तारुफ सुनेंगे, क्योंकि आई एम फ्रॉम सिटी ऑफ ओलंपिक्स चैम्पियन अरशद नदीम from Mia Channu, so that's why I'm Mirza Wasim and I am daily wages। मैं एक जो है ना वो सेल्फ मेड स्टूडेंट हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो एमफिल है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमफिल स्कॉलर हूँ। मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है, तो मैं उस रिसर्च वर्क को छोड़ के यहाँ हाज़िर हुआ हूँ जी। अपने राइट्स भी लेने बाकी हैं जनाब, बाकी के खर्चे फिर अफोर्ड कर सकोगे, हॉस्टल का खर्चा फिर होगा, खाना फिर खाओगे, अपने बाकी के एक्सपेंस अब तब अफोर्ड कर सकोगे। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर मैं सर्व भी कर रहा हूँ जनरल एजुकेशन में एज ए टीचर, और मैं पूरी ड्यूटी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे से पूरा काम लेते हैं और एक्स्ट्रा काम ये लेते हैं कि आपने अपने बिल भी खुद जमा करवाने हैं, अपने बिल लेके भी खुद लेके आने हैं, अपने बिल जमा बैंक में भी खुद करवाने, सारे काम मैंने खुद करने हैं जी। तो ये सारी माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं, आपने एमफिल किया है। आपने सोचा था कभी जब आप स्टडी कर रहे थे कि आइंदा आने वाले हालात ये हो सकते हैं कि आपको रोड पे 8-8 दिन गुजारने होंगे अपने जायज़ मुतालबात को हासिल करने के लिए? ये तो हमारी रियासत बल्कि पूरी दुनिया का कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अपने राइट्स के हसूल के लिए आप बाहर आ सकते हैं और एक पुरअमन एहतजाज जैसा कि हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं ऐसा करवा सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नाइब मुकर्रर किए हैं दुनिया में, और दुनिया में एज ए नाइब इस वक्त हमारे लिए हमारी पंजाब गवर्नमेंट है। हमारा क्या लगता है आपको क्या किरदार अदा कर रही है? आप कह रहे हैं कि कायम है ना, वो बता रहा हूँ।
काम तो फिल वक्त कोई नहीं कर रही, राब्ता हमसे कोई नहीं हुआ, वो लोग अपनी ड्यूटी दे के चले जाते हैं, हमसे कोई राब्ता नहीं करते। बात तो फिर बनती है ना, दो लोग आपस में टेबल टॉक करें या बात करें, एक दूसरे का फेस देख के, तो फिर तो वो बात नहीं ना बनती। आपको क्या लगता है, क्या आपके जो जायज़ मुतालबात हैं मिल जाएंगे आपको? आप जो कह रहे हैं कि परमानेंट जॉब्स जो हैं 1% कोटा के तहत जो हैं वो तमाम इदारों में क्या मिल सकती हैं या मिल जाएंगी? देखें जी, इस चीज़ को तो लेके हम अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी से निकले हैं, हमारे उसातिज़ा ने हमें पूरा जो है ना वो इस चीज़ पे बावर करवाया है कि आप यू कैन डू एनीथिंग, और हमारे राइट्स तो ये तो फिर भी अपने हैं ना, अपने राइट्स के लिए तो कोई भी उठ खड़ा होता है। तो हम तो जो है वो स्पेशल नीड्स के साथ लोग हैं, हमारे साथ तो ज़्यादा इनको जो है ना वो तावन करना चाहिए ना। ये अच्छा चीज़ भाई, 8 रोज़ आपको यहाँ पर खड़े हुए हो गए हैं, मतलब दिन रात आप यहीं जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मुझे आधा घंटा भी नहीं गुजरा होगा, मैं मुसलसल इस धूप के नीचे खड़ी हूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। ऐसा होता है, आप लोगों को भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा होगा। आपकी क्या इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हैं, आप मेरा कलर देख रहे होंगे, डिफरेंटली एबल होने के साथ साथ मैं उसी की एक टाइप होती है एल्बिनिज़म, ये डॉक्टर हजरात अच्छी तरह से जानते हैं। उसके जो मेलानिन होता है, जो आप लोग क्रीमें लगा के अपना उड़ाते हैं, वो हमारा कुदरती तौर पे नहीं होता ना, तो वो एक शील्ड होती है जो कि आपको मुख्तलिफ जर्म्स जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन जो हैं उनसे बचाती है। और डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स ने हम जैसे लोगों को इस चीज़ से मना किया कि आप धूप में नहीं निकल सकते। फिर भी आप बैठे हैं 8 दिन? इस वक्त मैं पूरे 2 घंटे से यहाँ खड़ा। क्या आपको इसका मतलब कह लें रिएक्शन हो सकता है, आप धूप में खड़े हैं? ये मेरे आप रेड हो गया और स्पॉट्स देख रहे होंगे आप मेरे फेस पे, तो ये चीज़ है। और बाकी जो वायरल इन्फेक्शन जो है हमें सबसे पहले इफेक्ट करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि माहौलियाती आलूदगी में लाहौर जो है वो नंबर 1 पे है, और फिर भी आप 8 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। कोई गवर्नमेंट से ये नहीं कहने आया कि अच्छा चलो सब कुछ छोड़ो, खाना पीना, ये एक मास्क ही लगा लो? जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने हमसे बिल्कुल कोई रब्ता नहीं किया, कोई टेबल टॉक नहीं की, कोई एक फ़ोन कॉल तक नहीं आई हमारी जो मैनेजमेंट है। और बाकी जो चीज़ें हैं उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दी हुई हैं, और अगर और भी कुछ चीज़ पूछनी है तो आप मेरे से या मेरी मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आइंदा का लाहे अमल क्या होने वाला है? मज़ीद अगर 8 दिन आपको और बैठना पड़े, अल्लाह ना करे, मेरी तो यही कोशिश है, हम आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाने आए हैं कि भाई खुदारा आप देखें इन चीज़ को, नाबीना अफराद यहाँ पर बैठे हैं 8 दिन से, गर्मी सर्दी के मौसम में सुबह के वक्त धूप काफ़ी तेज़ है, रात के वक्त ठंड हो जाती है, तो कोई आपको पूछने नहीं आया। तो लिहाजा आपसे जायज़ तरीके से ये की जाए एक टेबल टॉक, और आपके जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए। आप कोई नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे हैं, आप कोई किसी के हक पे डाका डालने की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बात। आप ये बातें करके थोड़ा मुझे डरा भी रही हैं कि हम दोनों को एक बार फिर से 1 घंटा धूप में खड़ा होना पड़ेगा और इंटरव्यू रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। आप ये नहीं चाहती कि जो है, मैं तो चाहती हूँ कि आपके जल्द से जल्द मुतालबात, आपके मामलात जो हैं वो हल हो जाए। हाँ जी, जो मज़ीद पॉलिसीज़ और मज़ीद जो भी स्टेप लेना हुआ वो हमारी जो कमेटी है वो आपको बेहतर गाइड कर सकती है इसके बारे में। अफसोस की बात यह है मैम, अफसोस की बात यह है कि आज तक डिसेबल के लिए एक हमारी रियासत को बने हुए आप देख लें, अगर हम हिसाब लगाएं तो तकरीबन 78 साल हो गए, और 78 सालों में डिसेबल के लिए कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की गई। डिसेबल पर्सनस को एक्सेप्ट करना तो तब हम माने ना कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके लिए पॉलिसी मुरतब करें। लाखों लोग हैं। अच्छा, वो पॉलिसी भला क्या होता है भाई? वो बस एक इबारत लिख के ना वो आपको आपका हक दे दिया जाता है। कहीं भी जाए ना वो कहते हैं जो स्पेशल अफराद है ना, माजूर कह लें या स्पेशल अफराद कह लें, उनके लिए ये जगह मुख्तस की गई है। बस वो एक होना चाहिए ना कि ये इतनी लाइन लिख के ना आप लोगों को आपका हक दे दिया जाता है। जितने भी मैम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जो है ना अपनी अपनी एक डिसेबल्स के लिए अलहदा पॉलिसीज़ हैं, और उनमें उनको अकामोडेट बच्चे के पैदा होने से लेके उसकी वफ़ात तक उसका पूरा एक सिस्टम है कि जिसके तहत उनको अकामोडेट किया जाता है, मुकम्मल उनकी स्टडीज़ और उनके सारा सिस्टम। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि आज से लेके 78 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने डिसेबल के लिए कोई ऐसी वादे पॉलिसी नहीं बनाई कि डिसेबल को अकामोडेट कैसे करेंगे आप। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे नाबीना अफराद जो हैं वो 8 दिन से सरापा एहतजाज है। मजीद हम कुछ और लोगों को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, आप 8 दिन से यहाँ पर खड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसे गुजारे आपने 8 दिन और 8 की रातें? मेरा नाम अब्दुल शकूर है, मैं चेयरमैन हूँ ब्लाइंड टेलीविजन इन पंजाब। ये हम 8 दिन की बात कर रही हैं। हमने 2 माह 7 दिन का प्रोटेस्ट किया था 2020 में, तो फिर हमारे कुछ मुतालबात पूरे हुए थे। तो तब से ये हुआ कि जितने भी हमारे टेलीविजन मुलाजमीन ये खड़े हैं 1157, इनको एक एक्सटेंशन दी जाती है, 3 माह की एक्सटेंशन दी जाती है। 9 माह इनको बिल्कुल बेरोज़गार रखा जाता है। फिर वो साल के एंड पे आ जाते हैं कि हमें मुस्तकिल करें। फिर कहा जाता है जी आपको एक्सटेंशन ले जाए तो फिर आपको मुस्तकिल कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा कि मेरे दोस्तों ने बताया कि 6 दफ़ा ऐसा हुआ है। सोहेल शौकत भट्ट साहब जो वज़ीर सोशल वेलफेयर हैं, उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए तो हमने उनकी बात मान के चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको बताता चलूँ, एक अंदर की बात है, वो ये है कि सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और मिनिस्टर सोशल वेलफेयर आपस में बैठ नहीं पा रहे। हमें यहाँ से ले जाया गया कि आए हम ना आप लोगों को सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और मिनिस्टर सोशल वेलफेयर और डीजी सोशल वेलफेयर के सामने बिठाते हैं, अब उनके साथ अपने मामला रखें, उनके सामने मामला रखें। हमने बात मान लेंगे, ये कहा गया। हाँ जी, उनका जी तीनों अथॉरिटीज़ इकट्ठी बैठी हैं, अब आ जाएँ। हम चले गए, हमारा डेलीगेशन गया, लेकिन जो कहा गया वो हुआ नहीं। वो ऐसे ही हुआ, हमें जो पहले पता था कि सेक्रेटरी साहब तो हमें पहले मुंह नहीं लगाते, मिनिस्टर साहब हमें प्यार करते हैं, बच्चों की तरह प्यार करते हैं, लेकिन आईनी कानूनी जो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हैं वो समरीज को मूव करेंगे, वो सारे मामला को देखेंगे, वो जितने भी खात लिखे जाएंगे डिफरेंट सेक्रेटरीज़ को, 44 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज़ को, वो लेटर लिखे जाएंगे, वही साइन करेंगे ना। जब वही अग्री नहीं है हमारे मामला को लेके, वही अपने मामला को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, जो हमें रिस्पेक्ट ही नहीं पे करते, हमें मिलना तो दूर की बात, हमारी बात सुनना गवारा नहीं करते। वो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर 8 दिन हो गए हैं। आप असेंबली हॉल के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, मतलब हज़ारों लोगों का यहाँ पर गुजरना होता है। मैंने यहाँ से गुजरते हैं, MPs गुजरते हैं, ठीक है, इलाके के काउंसलर्स गुजरते हैं, काफ़ी मेंबरान यहाँ से गुजरते हैं। किसी की तो नज़र आप लोगों पे पड़ी होगी, किसी ने तो देखा होगा, किसी ने उठ के पूछा नहीं कि भाई क्यों बैठे हो, क्या वजह है, क्या मकसद है बैठने का, क्या चाहते क्या हो? कभी किसी ने आके नहीं पूछा, किसी ने गाड़ी रोकी नहीं। इतने प्रोटोकॉल इस सड़क से गुजर के जाते हैं। देखिए जी, बात यह कि आप आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो चाहे हमें बुरा भला भी कहते हैं, वो कहते हैं हर साल आ जाते हैं, वो हमें पूछते भी हैं, वो हमें दस्ते शफ़क़त भी रखते हैं। लेकिन जो आपने बात की गवर्नमेंट लेवल की या ओपोजिशन लेवल की, मैं दोनों की बात कर लूँ। जब ये गवर्नमेंट में होते, ओपोजिशन में थे, तो तब हमारे साथ आके बैठते थे, हम आपके राइट्स देखेंगे, आपके मामला देखेंगे, आपको ऐसे करेंगे, ये करेंगे, आप लोगों के लिए पॉलिसी लाएंगे। 78 सालों से कोई पॉलिसी तो नहीं ना आई। वो कहते थे हम डिसेबल होंगे लिए पॉलिसी लाएंगे, कितना पढ़ के कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब क्या है, हम इसके लिए डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये दावे के दावे, बातें की बातें धरी के धरी रह गई। हम ऐसे ही रोडों पे जो ना वो कभी पुलिसगर्दी का शिकार होते हैं, कभी हम मौसमी तब्दीली का शिकार हो रहे हैं, कभी हम गर्मी और कभी सर्दी का शिकार हो रहे हैं। हम तो हमेशा इब्रत का निशान बने हैं और गवर्नमेंट हमें बनाती है। गवर्नमेंट हमारी माँ CM साहिबा, हमने तो अपने खेमे पे देखे, वो तो तस्वीर लगाई हुई है, देखा, अभी मैंने वही देखा है। वो CM साहिबा इधर नहीं थी, हमने उनकी तस्वीर के सहारे ये दिन गुजारे हैं कि वो आएंगी, दस्ते शफ़क़त रखेंगी, निगहदाश्त करेंगे हमारी। अच्छा, अभी भी आपको उनसे अच्छी की उम्मीद है कि अभी आ जाएंगी, बात सुन लिया जाएगा और मसाइल हल हो जाएंगे? यही तो उम्मीद लेके बैठे हैं। जब ये पता नहीं उम्मीद कब टूटती है और कब हमारे जो ना वो यहाँ पे हम बिखर जाएंगे। हम अब ऐसे नहीं जाएंगे बगैर रोज़गार लिए। हम घर में बैठे हैं तो भी वहाँ के यहाँ के ही आलिम है, ये बेसरोसमानी का आलम है, और घर इधर बैठे तो भी वही हाल है। अब देखिए 12,000 रुपये इन्होंने जो दिया है, उससे तो हमारे यूटिलिटी बिल पे नहीं होते। 20-30 हज़ार जो है ना वो यूटिलिटी बिल आ जाते हैं। तो क्या करें हम? 12,000 से मैं अपना खर्चा चलाऊं, अपने बच्चों का खर्चा चलाऊं, या अपने यूटिलिटी बिल पे करूं, या अपने किराए पे करूं मकान के? क्या करूं? मुझे गवर्नमेंट समझा देना। मैं 3 बच्चों का बाप हूं। मैं एक पढ़ते हैं तीनों बच्चे अभी छोटे हैं। मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, ठीक है। मैं अपने से बात करता हूँ। ये सारे जॉब होल्डर थे
ये सब शादीशुदा हैं। इसी बेस पे शादियां की कि हम कल, आज हमें डेली वेजेस मिली है, कल का मुस्तकिल हो जाएंगे। हमने शादियां कर ली, हमारे बच्चे हो गए, अब हमें बेरोजगार कर दिया अच्छा गया। भाई, जब डेली वेजेस का आप ये काम कर रहे थे, मुझे भाई ने बताया कितने 80 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट था, 89 डेज का। 89 डेज का। तब क्या सैलरीज थी आपकी? किसी की 40 थी, किसी की 37 फिर थी। भी आप लोगों का गुजारा हो रहा था? गुजारा तो अच्छा वाला हो रहा था। हम तो ये डिमांड कर रहे थे हमें मुस्तकिल करें। हमने कोई नई बात नहीं कही गवर्नमेंट से, जो सीटें क्रिएट करने के हवाले से कोई ऐसा वैसा मामला हो। ये 1 to 15 स्केल की 4000 अबव सीट्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं भी डिसेबल कोटे की, है भी 1% ब्लाइंड के लिए। अगर ब्लाइंड लोगों को नहीं रखा जाना तो मुझे बताया जाए ना, किस लोगों को रखा जा रहा है? हाँ। गवर्नमेंट के बच्चों को रखा जाएगा या ओपोजिशन के बच्चों को रखा जाएगा? ये लेजिस्लेशन होती है। सख्त बातें आपने करना शुरू कर देखिए, मैं मर रहा हूँ इधर, क्या करूँ? सख्त बातें ना क्या करूँ? अभी गवर्नमेंट नुमाइंदा को नहीं आया, कोई ओपोजिशन का बंदा नहीं आया, तो क्या हम अब वोट मांगने तो जा सकते हैं? उधर भी हमें जाना नहीं दिया जाएगा। अब नफरी देख रहे हैं आसपास कितनी पड़ी लगी हुई है। हम इतने लोग नहीं जितनी नफरी आपकी सिक्योरिटी के लिए तो नहीं कहीं है? नहीं, सिक्योरिटी के लिए नहीं। अब लगता है इनका कोई प्लान है हमें उठाने का। पहले 2 रिजर्वें होती थी, एक रिजर्व में 20 जवान होते हैं, तो 40 लोग थे। अब लगता है 300-400 लोग आए हुए हैं। तो ये आप बेहतर जान सकती हैं, आप आँख वाली हैं, तो हम तो जाहिर नहीं दे सकते। हमें तो आप जैसे लोग बताएंगे ना कि नफरी बढ़ गई है, ये कुछ हो रहा है, वो कुछ हो रहा है। तो हम तो नफरी के भी आदी हो चुके हैं, हम तो पुलिस गर्दी के भी आदी हो चुके हैं। अच्छा तो भाई, ऐसे ही हुआ था इसी सीजन, पिछले साल भी गवर्नर हाउस वाला एरिया वो सारा ब्लॉक कर लिया था, तब भी नाबीना अफराद बैठे थे, तब भी यही मसला था उन लोगों का, यही पेशकश थी कि भाई हमें परमानेंट किया जाए, हमारी डेली वेजेस जो हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ से आया और तब भी हमें एक्सटेंशन दी गई कि आप चले जाएँ, आप लोगों को जो है ना वो विदिन 3 मंथ्स जो है ना वो मुस्तकिल कर दीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि अगर इससे पहले भाई मैं आपको एक और बात बताऊं, इससे ना ये जो सरकारी मुलाजमीन जितने भी थे ऑल क्लर्क एसोसिएशन के, ठीक है, वो लोग भी एहतजाज पे आए। आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी एहतजाज पे आए, अब नाबीना अफराद भी एहतजाज हैं, वकला भी एहतजाज पे आ जाते हैं। तो हर तबका जो है ना यहाँ पर वो एहतजाज पे आ जाता है क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जाती। बट सवाल ये है कि लोगों के पास क्या वाकई एक यही तरीक़ाकार है कि किसी की बात नहीं मानी जा रही तो वो आके रोड ब्लॉक कर दें? क्योंकि बाकी शहरियों को भी दिक्कत होती है, ट्रैफिक के मसाइल अलग होते हैं, ख़तरा अलग होता है, ज़रा सिक्योरिटी हाई अलर्ट करनी पड़ती है। मैं ये समझ सकता हूँ, आप अवाम की बात कर रही हैं, तो अवाम की वजह से हमारी वजह से अवाम को परेशानी होती है। हम माज़रत खां हैं पहले से ही कि हमारे पास और कोई सलूशन नहीं है। कोई सोल्यूशन हो तो हम उस सोल्यूशन को अपना लें। अब गवर्नमेंट वैसे सुनती भी नहीं है, ऐसे कोई हमारी आवाज़ भी नहीं ऊपर जाती है। तो देखिए, बात यह कि जो आपने दूसरे तबकात की बात की, डॉक्टर्स को लेके बात की, वो वकला का बात लेके बात की, कलेक्ट एसोसिएशन को लेके बात की, असातिज़ा को लेके बात की, देखिए वो आंखों वाले हैं। वो उनकी खुदा न खासा जॉब छिन जाए तो वो ठेला लगा सकते हैं, वो और काम कर सकते हैं। ठेले भी नहीं लगाने दे रहे। देखिए, हम तो जो ना जॉब के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमारी जो है ना वो जो भी मुहाफ़िज़ है हमारे माँ बाप की, हमारे बच्चों की, हमारी मुहाफ़िज़ जो भी है, हम जॉब के थ्रू ही कमा सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, जैसी भी हो। हम 11 साल से डेली बेसिस पे गुजारा है, तो इसी सहारे गुजारा था कि हम मुस्तकिल हो जाएंगे, लेकिन हमें निकाल दिया गया ये कह के कि आप 12,000 पे। इंशाल्लाह आपकी बात जो है वो जल्द से जल्द जो है वो मान ली जाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी हाँ जी बाजी, ये किस चीज़ के काम? ये ना ये आदमी है हाफिज़ मोहम्मद साजिद है, हाफिज़ मोहम्मद साजिद है। इसके ऊपर ना 18-20 FIR हुई हैं। ठीक, ये आदमी लादरी है, उधर मंडियाली रहता है। ठीक है, इनके अपने घर में इन्हें अपने ससुराल बैठाए हुए हैं, अपनी सालियाँ और अपना सांडू बैठाया हुआ है। मेरा प्लाट है 9 मरले का। ठीक है, 9 मरले के मैंने उधर ही मंडियाली, मेरी रैश मंडियाली है, तो 9 मरले का प्लाट है। तो मैंने ना DSP को दरख्वास्त दी थी, DSP अफरोज़ वाला, उसने हमारे हक में की है, तो मेरी DSP ने हक में की है, उनसे पर्चा दिया है। ये मेरा पर्चा है, ये लोगों का पर्चा है। अच्छा, ये 18 ये एक ही बंदे पे सारी FIR? एक बंदे की FIR है। वो दंदनाता फिर वो दनाता रहता है। वो कह रहा थाना हमारा, कचहरियाँ हमारी है, वो हर एक को पैसे दे के खरीदता है, गांव में भी लोगों को खरीदता है। वो बयान अपनी तरफ करवा रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 माह हो गए, हमारे छोटे बच्चे, हमारे 6-7 बच्चे। चले, मैं उम्मीद
उम्मीद करती हूँ कि जो भी फिरोज़ वाला का आपका ये मसला है जल्द से जल्द जो है वो हल किया जाए और ये जितनी भी FIRs वगैरह हैं देखा जाए कि वो आदमी जो है इनकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किए बैठा है। तो खुदारा मतलब ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये हल करवाने वाला पुलिस या कोर्ट्स के ही मामलात हैं। तो मतलब देखें और हाँ ख़ास तौर पे एक फ़ोर्स बनाई गई थी जो कि जुर्म को कंट्रोल करने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया CCD का। तो मतलब लाजमी जाया जाए ये मसला उधर। जी ये हमारा 9 मरले का प्लाट है। मेरे 9 मरले का प्लाट के ना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, मुझे धमकियां देता है और गालियां धमकियां दे रहे हैं, कहता मैं झूठे पर्चे कराऊंगा आपके। सही है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि इंशाल्लाह आपकी बात मान लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैम। भाई वो ज़रा एक और मसला लेके बीच में अपना आगे थे, उनकी भी बात सुनना ज़रा ज़रूरी थी। मतलब ये देखें ना, अब ये भी मसला उन्होंने हमें देखा, उन्होंने आके बताया उनके हाथ में ढेरों कागजात थे जो कि एक ही बंदे पर FIR थी, उनकी भी बात नहीं मानी जा रही। खैर अगर आपकी तरफ आए तो आप लोग जो है 8 दिन से यहाँ पर खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से यही कहना चाहूँगा कि होश के नाखुन लें। हम कोई ऐसे शहरी नहीं है जिनके ऊपर आपने ये इतनी बड़ी पुलिस फोर्स लगा दी है कि हमें उठाने की तैयारियां हैं या कोई इस तरह का सीन हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है ये जो फोर्सेस बढ़ाई है ये आप लोगों को उठाने के लिए बढ़ा दी है, ना कि आपकी सिक्योरिटी के लिए? देखिए सिक्योरिटी भी, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो वो तो पहले भी हो रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना, गवर्नमेंट का कोई भी प्लान हो सकता है। इस पर हमें तो ज़ाहिर है ये किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। हम तो जिस चीज़ को भी फोकस करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या जो भी चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रख के करते हैं। सही बात है, सही कह रहे हैं। भाई आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अनमैरिड हैं अभी, ठीक है, सही है। अभी भी आप भी डेली वेजेस पे काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, मुझे भी निकाल दिया गया है। जी सर बोलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ नसीर अहमद कादरी मेरा नाम है। और हम ये तकरीबन 11 साल से लेकर अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। अभी डेली वेजेस का सिस्टम, ये 3 माह की जब नौकरी देते हैं तो पूरा साल हम बाद में घर बैठ जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा, रियासत माँ जैसी होती है, फिर हम कौन हैं? हम रियासत के अंदर नहीं हैं, हम मुल्क का हिस्सा है ना। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, हमारे मुतालबा सुने, हमारे डेली वेजेस जो मुलाजमीन हैं उनको परमानेंट करें। क्योंकि 12,000 अभी जो सुना हम सुनते हैं कि 12,000 रुपया वजीफ़ा ले लें, 12,000 में ले लें भाई, क्यों ले लें? वो कहते हैं 12,000 से चूल्हे चुलाएँ अपने। मैं कहता हूँ शौकत भट्ट साहब ने अगर बात की है, वो 30,000 मेरे से ले लें, अपनी सीट हमें दे दें, ठीक है? क्या बात है, ठीक है। अगर हमारी वज़ीर आला साहबा माँ है ना, तो फिर ऐसे लोगों से मेरे से पैसे लेकर दें, मैं देता हूँ, लेकिन क्या है वो अपनी अपनी सीटें छोड़ें, ठीक है? ये नबीनों का हिस्सा है, हक़ है, ठीक है, और हमें हक़ मिलना चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर सकते हैं जो साइटेड लोग नहीं कर सकते, ठीक है? हमने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, हमें वो हमसे काम लें और हमें नौकरियाँ दें। तो मैं ये अपील करता हूँ कि कोई भी डेली वेजेस है वो अपने अपनी ज़िम्मेदारी संभालें। और गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से मेरी ये अपील है कि हमें हमारे हक़ दिए जाए। जी भाई, आप क्या कह रहे हैं? जी, आप किस चैनल से? मैं लाहौर न्यूज़ से आई हूँ। लाहौर न्यूज़ से क्या कहना चाहेंगे आप? 8 दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुल्तान से मुजाहिद हूँ। मैडम, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, CM साहबा जो माँ होने का दावा करती हैं कि मैं और पंजाब की माँ हूँ, तो एक माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे रोड़ों पे रुलें और रोड़ों पे रुलाएं। हम पिछले 8 दिन से रोड़ों पे रुल रहे हैं, सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं अपने हक़ के लिए। हम पुरअमन लोग हैं, हमारे ऊपर ये जो भारी नफरी पुलिस की तैनात की गई है, क्या हम इनसे लड़ सकते हैं? हम तो पुरअमन लोग हैं, हम तो माजूर हैं, हमारी आंखें नहीं हैं, लेकिन माजूर ज़रूर हैं, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं जो 12,000 लेके हम इमदाद लें। और हम ऐड लेंगे, मजबूर नहीं है कि 12,000 हम लें। हम अपने हाथ से, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं इतने बजे पहुँच जाता था, दिसंबर की सर्दी में 7 बजे मैं स्कूल होता था, जहाँ परमानेंट मुलाजिम भी नहीं पहुँचे होते थे मैं, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे। ये बताएं कि आपके एहतजाज को कौन लीड कर रहा है? हमारे एहतजाज को अदनान सभी भाई लीड कर रहे हैं। कहाँ हैं? वो मौजूद हैं इधर। अच्छा, यही भाई, ठीक है, इनसे मेरी बात हो चुकी है। मजीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ कुछ और नाबीना अफराद मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अंकल आपके? ठीक है, तबीयत ठीक है? जी जी। कहाँ से आए हैं? जी मैं ज़िला मुल्तान से हूँ। अच्छा। तहसील जलालपुर पीरवाला हाई स्कूल हवेलांग में डेली वेजेस पे काम करता हूँ। आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, 8 दिन हो गए हैं, बात सुनी नहीं जा रही है। एक तो आप बुजुर्ग भी हैं, ठीक है, ऊपर से फिर मतलब थोड़ी सी आप में डिसेबिलिटी है कि आपको थोड़ा अंकल आप फुली ब्लाइंड हैं, हाफ ब्लाइंड हैं? नहीं, मैं आता है थोड़ा बहुत? ब्लाइंड फुल हूँ, लेकिन बात यह है जो कहते हैं कि ब्लाइंड कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत से काम सीखे हैं। अच्छा। बिजली का बोर्ड अभी ले आए, इधर ले आए, बटन ले आए, साकटे ले आए, मैं अभी तैयार करके दे दूंगा। तार दें, प्लास दें, पेचकस दें। अच्छा। बाकी भी बहुत काम, कुर्सी बना सकता हूँ, चारपाई बना सकता हूँ, बहुत से मेरे पास फन है। ये सारा कुछ आप काम कर सकते हैं? जी अभी इधर करवाएं। सही है। तो ये जो जितने भी हमारे भाई हजरात खड़े हैं, इनका यही कहना है कि जी हमारी बात नहीं मानेंगी। एक तो डेली वेजेस जो है उस पर हमें कायम किया जाए, और दूसरा ये कि परमानेंट हमें जॉब्स दी जाएं जो कि अभी तक नहीं दी गई। 1% कोटा के तहत जो है इनको इनकी नौकरियां दी जाएं, बहाल की जाएं। इस पे आप क्या कहें? यही सारा मुतालबा है कि हमें जो है परमानेंट किया जाए, हमारा जो हक है हमें दिया जाए। बेरोजगारों को रोजगार मिला जाए ना, किया जाए हमें, ये नहीं कि घर में बैठ के खाएं। क्योंकि महंगाई के दौर में 10-12 हज़ार में कुछ ही नहीं बन रहा। ये घर चला के देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। मैं इस वक्त जी मैं ज़िला लिया से आया हुआ हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ 3 साल से पिछले। तो मैं बच्चों वाली जो इमरजेंसी होती है उसमें काम करता हूँ। मैम जो मैडम हमें कहती हैं ना ये दवाई लेके आएँ स्टोर से, मैं खुद लेके आता हूँ। मैं टोटली बिजली पे दूसरा हूँ, B2 में कैटेगरी में आता हूँ। तो मैं खुद लेके आता हूँ, उठा के आता हूँ। ये नहीं कहता कि यार दूसरे बंदे जाएँ ले आएँ, नहीं। तो ये देखिए कि ये हालात हो चुके हैं भाई कि अब आप लोगों को आपका जब हक नहीं मिल रहा तो आप रोड पे आ गए हैं, सड़क पे आके आप मुतालबात कर रहे हैं, आप अपनी बात मान जी मैम ऐसे कर दिया गया है। तो मतलब ये बनते हैं हालात कि आप इस तरीके से आप अपना काम करेंगे, मतलब मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे। आप भीख तो नहीं मांग रहे, अल्लाह माफ करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भीख नहीं मांगते, हम भीख किसी से भी नहीं मांगते। हम 12,000 क्यों ले, हम कोई भिखारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक की हुई है। मैं किस लिए भीख मांगूँ, किससे मांगूँ? इतनी मेहनत की अम्मी हैं ना मेरे अबू हैं, भाई कब तक साथ देंगे आप ये बता दें। मजबूर हो के मैं इधर आया हूँ। हम मैडम मरियम नवाज साहिबा के लिए एक शेर डेडिकेट प्रोग्राम भी ज़ाहिर एंड होने वाला है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ सर। आप एक दफ़ा बता रहे थे, आपने कहा कि माजूर अफराद भी हैं कुछ, है ना? आपने अभी हमारे पास मल्टीपल डिसेबल लोग भी हैं, यानी कि जो ब्लाइंड होने के साथ साथ फिजिकल भी हैं, लेकिन वो भी इतने मजबूर हैं कि हमारे साथ वो आए हुए हैं बरसर रोज़गार होने के लिए। असल में इशू ये है कि लोगों के पास घर वाले ताने देते हैं। घर वाले कहते हैं, घर वाले बिजली जिनके हमने किराए देने हैं, जिनके हमने बिल देने हैं, वो हमें ताने देते हैं कि आप किस माँ के पास जा रहे हो, वो माँ आपको कुछ नहीं देगी। लेकिन हम आस उम्मीद और यकीन लगाए हुए हैं कि मैडम मरियम नवाज साहिबा हमारी बात सुनेंगे। अभी हमें पुलिस गर्दी के ज़रिए डराया धमकाया जा रहा है कि मैडम मरियम नवाज साहिबा ने वापस आना है, उससे पहले तमाम तो रोड्स हमने खाली करने हैं, उन्होंने इधर से गुजरना है, तो उससे पहले आपको उठा लिया जाएगा। वो कहते हैं आप तो कुछ भी नहीं है, हम एक झटके में आपको उठा लेंगे। हमारे लीडरान को आज़्म इरादे इतने पुख्ता हैं कि इंशाल्लाह अगर हमें उठाएंगे, 2017 में हम सबको उठा लिया गया था पंजाब पुलिस ने, तो लेकिन फिर भी हम आए थे। उठाने से तहरीकें ख़त्म नहीं हुआ करती, इनको रोज़गार दिलाने से तहरीकें ख़त्म होंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जब आपने यानी कि साहिब इक़्तिदार ने अपने लिए आइन चेंज करना हो तो रातों रात हो सकता है। और जब उस्मा बुखारी साहबा की तनख्वाह 90 हज़ार थी तो 3 लाख की गई, तो उनसे पूछा गया जी अब आपका गुजारा होता है, तो उनका जवाब था बस गुजारा ही होता है। तो हमारा क्या 12,000 में गुजारा होगा? नहीं होगा। हमारे बच्चे हैं, हम किसको कहेंगे? उस रियासत को जो रियासत हमें एक्सेप्ट नहीं करती, वो पुलिस जो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी लॉ के मुताबिक अगर किसी डिसेबल को कोई आम शहरी हाथ लगाए तो सिक्योरिटी इदारे एक्टिव होते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे डिसेबल लोगों को धक्के मारे तो CM इंटरनेशनल टूर कर रही होती हैं।
अभी जैसे इन भाई ने कहा कि पुलिस वालों ने आपको यही कहा कि जी ये रोड जो है हमने खाली करवाने हैं, तो आपको खाली करवा दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अगर हमारी सीएम साहिबा ने इस रोड से गुजरना ही है तो गुजरते गुजरते ही आपको 2-4 मिनट दे दें, 5 मिनट आपकी खड़े होकर बात, एक टिकटॉक ही बना लें, टिकटॉकर घुमाता ना। सही है, ये वैसे सही बात है। देखिए कोई नज़र वाला बंदा हो ना, या जैसे आम नॉर्मली, तो उनके ऊपर तो चलो ये तशद्दुद करें, लाठीचार्ज, जो भी कुछ समझ आती है। तो जो पहले से ही ऑलरेडी मतलब मोहताज है, या मतलब इस तरह का जो प्रोसेस है, इसके ऊपर लाठीचार्ज इस तरह का काम करते हुए ऊपर से तो ये रोज़गार, देखिए मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनमें डिसेबल अफराद का कोटा भी है 3%। ये उसके ऊपर भी हुकूमत जो है वो अमल दरामद ना करे तो मैं समझता हूँ कि हमारे मौजूदा लीडरान के लिए डूब कर मर जाने का इम्कान है। क्या इनको हमारे जो ब्लाइंड अफराद है, डिसेबल अफराद है, इनके नाम के ऊपर ये जब डोनेशन इकट्ठे करते हैं तब इन लोगों को शर्म नहीं आती? और आज ये सारे शादीशुदा अफराद खड़े हैं, बाल बच्चेदार हैं, माशरे का ही हिस्सा हैं, और इनको 12,000 रुपये का नारा लगाते हुए मतलब वो ये लीडरान को शर्म नहीं आती? जब ये अपनी तनख्वाहें लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करें, ठीक है, बढ़ाएं, मेरा मतलब कहने का ये है, तब भी इनको शर्म नहीं आती? ये खुद 12,000 में गुजारा करते हैं। 12,000 में तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। खैर, मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो है आपका मुतालबा जो है, बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा वो ये है, कम से कम 3% जो हमारे डिसेबल अफराद का कोटा है ना, ये लीडरान शर्म कर ले, उसी को बहाल कर दें, उसी के ऊपर ही अमल दरामद करवा दें। सही है, बस ये है मेरा क्वेश्चन कि उसी के ऊपर ही अमल दरामद करवा दें। अगर वो भी नहीं ना करवा सकते तो फिर मैं यही कहूँगा कि इनको डूब कर मर जाने का। सही है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि मजबूरी है, नबीनों की मजबूरी है, अड्डा हक, अड्डा हक। सही है, ठीक है नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि 8 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी नाबीना अफराद की जो जायज़ मुतालबात हैं उन पर कोई भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा, सुना नहीं जा रहा, इवन कोई भी यहाँ पर इनकी बात सुनने के लिए नहीं आ जा रहा, बल्कि इनको ये कहा जा रहा है कि मज़ीद आने वाले दिनों में आपको यहाँ से उठा दिया जाएगा, तो इससे पहले आप खुद ही यहाँ से चले जाएं। तो मेरा मुतालबा है पंजाब गवर्नमेंट से कि जो जो इनके जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। ये भी हमारी कौम का हिस्सा है, ये बेशक डिसेबिलिटी रखते हैं लेकिन शायद आम शहरियों से ज़्यादा ही ये लोग समझदार और अक्लमंद हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।